हेलो एवरीवन कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विभव मापी के बारे में कि विभव मापी का परिभाषा क्या है, विभव मापी का संरचना कैसा होता है, विभव मापी का कार्य विधि क्या है और विभव मापी का उपयोग किसमें करते हैं और विभव मापी से जो किसी सेल का विद्युत वाहक बल निकाला जाता है वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना टॉपिक पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल आसान से ये समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को एक बार पूरे वीडियो को देख लीजिएगा, विभव मापी आपका हो जाएगा क्लियर। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसका डिफिनेशन है कि विभव मापी एक ऐसा विद्युतीय उपकरण है जिसके द्वारा किसी सेल का विद्युत वाहक बल अथवा किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की माप की जाती है। ठीक है, तो विभव मापी किसको बोलेंगे कि यह एक उपकरण है, विद्युतीय उपकरण है जिसके द्वारा किसी सेल का विद्युत वाहक बल, मतलब जो बैटरी का लिखा हुआ रहता है 1.5 वोल्ट, 2 वोल्ट, 5 वोल्ट, तो वो बैटरी का विद्युत वाहक बल कहलाता है। एनर्जी जो स्टोर्ड रहता है बैटरी में उसको बोलेंगे विद्युत वाहक बल। तो किसी बैटरी का अगर विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है तो किसका उपयोग करेंगे, विभव मापी का उपयोग करेंगे। तो किसी सेल का विद्युत वाहक बल अथवा किसी परिपथ में, अब कोई परिपथ कंप्लीट है और उसमें जो है किसी दो बिंदु के बीच विभव प्राप्त करना है कि विभव ज्ञात करना है कि विभवांतर कितना का है, तो उसके लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। किसको, विभव मापी का। तो अथवा किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की माप की जाती है। देखो, विद्युत वाहक बल और विभवांतर दोनों का मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत वाहक बल का भी मात्रक वोल्ट होता है और विभवांतर का भी मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो इसका मतलब इसका दोनों का मात्रक समान है, इसीलिए दोनों का जो मेजर करता है, क्या मेजर करता है, विभवांतर मेजर करता है। क्लियर। तो इसी वजह से चूँकि इसके द्वारा जो है अज्ञात विभवांतर को मापा जाता है, इसीलिए इसे विभव मापी कहते हैं। क्लियर, याद हुआ। वह विद्युतीय उपकरण जिसके द्वारा किसी सेल का विद्युत वाहक बल अथवा किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापा जाता है। चूँकि इसके द्वारा अज्ञात विभवांतर मापा जाता है, इसीलिए इसे विभव मापी कहते हैं। क्लियर। तो यही इसका डेफिनेशन है। इसमें मात्र 3 वाक्य है। 3 वाक्य कौन कौन सा हुआ, विभव मापी एक ऐसा विद्युतीय उपकरण है जिसके द्वारा किसी सेल का विद्युत वाहक बल एक अथवा किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की माप की जाती है। ये दूसरा पॉइंट, दूसरा वाक्य। तीसरा, चूँकि इसके द्वारा अज्ञात विभवांतर को मापा जाता है, इसीलिए इसे विभव मापी कहते हैं। तो इसको याद करना है। तो इसका विभव मापी का डेफिनेशन, तो विभव मापी एक ऐसा विद्युतीय उपकरण है जिसके द्वारा किसी सेल का विद्युत वाहक बल अथवा किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की माप की जाती है। चूँकि इसके द्वारा विभवांतर को मापा जाता है, इसीलिए इसे विभव मापी कहते हैं। तो ये जो है विभव मापी का डेफिनेशन है। ठीक है, याद करते चलेंगे, मतलब इसको जो है लिखना भी है और इसको याद करते भी चलना है। ये जो है 5 नंबर में जो है बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, 5 मार्क्स। क्लियर। तो विभव मापी एक ऐसा विद्युतीय उपकरण है जिसके द्वारा किसी सेल का विद्युत वाहक बल अथवा किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की माप की जाती है। चूँकि इसके द्वारा अज्ञात विभवांतर की गणना की जाती है, इसीलिए इसे विभव मापी कहते हैं। ये जो है विभव मापी का परिभाषा है। क्लियर।
अब जो है अगला इसका देखते हैं संरचना कि ये जो है विभवमापी होता कैसा है और वो कैसे काम करता है, उसके बारे में आगे देखने वाले हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं विभवमापी का संरचना। ये जो है विभवमापी का संरचना है। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या लिखा हुआ है, इसको हम एक एक स्टेप आपको हम समझाते हैं। यहाँ पर जो है ये हुआ संरचना, ये विभवमापी का संरचना हुआ। यहाँ पर देखो क्या है कि ये जो है ए बी, ये जो है एक समान अनुप्रस्थ काट का जो है एक तार है। क्या है? तार है, तार है। और वो जो है एक समान अनुप्रस्थ काट का मतलब क्या हुआ कि जो कि मतलब जो है सब जगह क्रॉस सेक्शनल एरिया बराबर हो। मतलब जैसे ए यहाँ पर है तो सब जगह ए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर ये यहाँ पर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा हो गया, इधर से ये लोल बन गया, वो नहीं होना चाहिए। मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब ये हुआ कि सब जगह जो है एक समान होना चाहिए। और क्रॉस सेक्शनल एक समान नहीं का मतलब हुआ इस तरह से, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ये होना चाहिए। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब इसका जो है एक समान क्रॉस सेक्शनल एरिया का एक तार है। कौन सा? ए बी। ठीक है, एक समान अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इसका जो है एक समान है, मतलब एरिया इसका समान है। यहाँ पर कैपिटल आर क्या लिखा हुआ है? मतलब तार ए से, यहाँ बिंदु ए से बिंदु बी के बीच, बिंदु ए और बी के बीच का जो है प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध है आर, कैपिटल आर। कौन सा है? कुल प्रतिरोध कितना है? कैपिटल आर है। अब यहाँ स्मॉल आर क्या है? एकांक लंबाई का प्रतिरोध। इसी तार का मतलब तार ए बी का एकांक लंबाई का प्रतिरोध है स्मॉल आर। क्लियर? तो एकांक लंबाई का प्रतिरोध है स्मॉल आर और कुल प्रतिरोध है कैपिटल आर। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या? देखो तो कैपिटल आर बराबर, यहाँ पर चूंकि टोटल लंबाई कितना है? स्मॉल एल, तो इसको लिख सकते हैं स्मॉल एल इंटू आर, लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया तार ए बी जो है इसका कुल प्रतिरोध है कैपिटल आर और एकांक लंबाई का प्रतिरोध है स्मॉल आर। और इसका जो है तार ए बी का जो लंबाई है वो है स्मॉल एल। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर बढ़ते, ये जो है ये ऊपर वाला को इसको बोलते हैं प्राथमिक परिपथ। मतलब ऊपर में जो परिपथ रहेगा जिसमें संचायक सेल लगा हुआ रहेगा, ये तुमको जो है ये जो है विभवमापी में लगा हुआ रहता है। इसका जो है विद्युत वाहक बल हमको पता रहता है। सेल जो है ये सेल है, मतलब ये जो है संचायक सेल किसको बोलते हैं? द्वितीयक बैटरी हो गया, सेकेंडरी द्वितीयक बैटरी जिसको हम चार्ज कर सकते हैं। तो संचायक सेल जो है ये लगा हुआ रहता है विभवमापी में। ठीक है, संचायक सेल हो गया मतलब ये बैटरी ही है, लेकिन ये जो है लगा हुआ रहता है विभवमापी में। तो विभवमापी में निकालना किसको है? निकालना इसको है एप्सिलॉन डैश। ये जो है अज्ञात रहता है, ये एप्सिलॉन डैश का मान निकालना है। ये एप्सिलॉन डैश का मान इस विभवमापी का उपयोग करके एप्सिलॉन डैश का मान निकालना है। ये हो गया अज्ञात विद्युत वाहक बल। एप्सिलॉन डैश को क्या बोलेंगे? अज्ञात विद्युत वाहक बल। और यहाँ पर ये जो है एप्सिलॉन ये जो है दिया हुआ रहेगा ज्ञात विद्युत वाहक बल। क्लियर? अब यहाँ पर देखो संचायक सेल का धन सिरा बिंदु ए से जुड़ा हुआ रहता है। संचायक सेल का जो है धन ध्रुव बिंदु ए से जुड़ा हुआ रहता है और संचायक सेल का ऋण ध्रुव जो है, संचायक सेल का जो ऋण ध्रुव है वो जो है ये धारा नियंत्रक साथ में स्विच, वो जो चुटपुटिया जिसको बोलते हैं स्विच मतलब ऑन ऑफ करने वाला स्विच, और धारा नियंत्रक के साथ बिंदु बी से जो है बी सिरा से ये जुड़ा हुआ रहता है। संचायक सेल का धन ध्रुव
कैपिटल ए, बिंदु ए से जुड़ा हुआ रहेगा। बिंदु बी से स्विच और धारा नियंत्रक के साथ संचायक सेल के ऋण ध्रुव से जुड़ा हुआ रहता है। क्लियर। तो संचायक सेल का धन ध्रुव बिंदु ए से, तार के बिंदु ए से, तार के सिरा ए से, और संचायक सेल का ऋण ध्रुव जो है तार के बिंदु बी, सिरा बी से जुड़ा हुआ रहता है, और इसको जो है श्रेणी क्रम में किसको किसको रखता है, स्विच को रखता है और एक धारा नियंत्रक को रखता है। ये जो इस तरह से बना हुआ है, यहाँ पर इसको जो है आगे पीछे खिसका सकते हैं। ये आगे भी जा सकता है, ये पीछे भी जा सकता है। अगर हमको जो है धारा का मान बढ़ाना है, अगर हमको धारा का मान बढ़ाना है तो प्रतिरोध RH हो गया इसका धारा नियंत्रक का प्रतिरोध, इसको कम करना होगा। मतलब इसको जो है इधर खिसकाना होगा तो धारा का मान बढ़ जाएगा। क्लियर। और अगर जो है इसको जो है प्रतिरोध बढ़ाना है तो इसको इधर खिसका देंगे तो धारा का मान कम हो जाएगा। इसीलिए इसका नाम रखा गया है धारा नियंत्रक। मतलब इसको आगे पीछे हम लोग खिसका सकते हैं। स्विच हो गया ये ऑन ऑफ करने वाला, परिपथ को बंद करना है तो ऑफ कर देंगे, परिपथ को चालू करना है तो ऑन कर देंगे। ये हो गया। ये तार AB हो ये गया, इसका कुल प्रतिरोध कैपिटल R है, एकांक लंबाई का प्रतिरोध स्मॉल r है। इस ऊपर वाले परिपथ को बोलेंगे प्राथमिक परिपथ। और उसके बाद देखो अब यहाँ पर देखते हैं द्वितीयक परिपथ को। द्वितीयक परिपथ को देखते हैं। द्वितीयक परिपथ में क्या क्या जुड़ा हुआ रहता है। द्वितीयक परिपथ में जो है एक अज्ञात विद्युत वाहक बल, जिसका हमको विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, वो जुड़ा हुआ रहता है। अज्ञात विद्युत वाहक बल यहाँ पर जुड़ा हुआ रहता है। और इसी के श्रेणी क्रम में एक गैल्वेनोमीटर को जोड़ा जाता है। गैल्वेनोमीटर को इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि ये जो है ये धारा के मान को बताता है कि इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है या इसका जो है धारा नहीं बह रहा है। इसका आगे यूज देखेंगे। तो इसके श्रेणी क्रम में जो है गैल्वेनोमीटर को जोड़ा जाता है। एक चीज़ इसमें ध्यान रखना है कि अज्ञात विद्युत वाहक बल का जो धनात्मक सिरा है, धन ध्रुव है, धन ध्रुव से ही जोड़ेंगे। यहाँ पर देखो इसका धन ध्रुव यहाँ A से जुड़ा हुआ है, इसका भी धन ध्रुव किससे जुड़ा हुआ है, A से जुड़ा हुआ है। इसको याद रखने के लिए धन धना धन धन याद रखना है। धन धना धन मतलब धन जो है धन से ही जुड़ेगा, धन धना धन। ठीक है। तो धन से धन संचायक सेल का धन ध्रुव और अज्ञात विद्युत वाहक बल का धन ध्रुव दोनों जो है एक बिंदु A से जो है जुड़ा हुआ होना चाहिए। क्लियर। ये हो गया। उसके बाद अज्ञात विद्युत वाहक बल का ऋण ध्रुव जो है गैल्वेनोमीटर को जोड़ते हुए वो जो है उसका जो एक सिरा जो है तार AB को जौकी के साथ स्पर्श करता है। जौकी के साथ क्या होता है, स्पर्श करता है। मतलब ये जो इस तरह से बना हुआ रहता है इसको बोलते हैं जौकी। इसको क्या बोलते हैं, जौकी। और इसको आगे पीछे हम लोग खिसका सकते हैं। ये जौकी जो है आगे पीछे हो सकता है। तो बैटरी का अज्ञात विद्युत वाहक बल का धन ध्रुव से जुड़ेगा, मतलब संचायक सेल के धन ध्रुव से जुड़ गया। और इसका जो ऋण ध्रुव है उसके श्रेणी क्रम में गैल्वेनोमीटर को रख करके इसको जो है किससे जुड़ा, तार AB को ये जो है स्पर्श करता है जौकी के साथ, और इसको आगे पीछे खिसका सकते हैं। यहाँ पर L' क्या है, बिंदु A से जौकी के बीच की दूरी L' है। ये आगे हम बात करेंगे कि L' क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर। और नीचे वाला को हम बोलेंगे द्वितीयक परिपथ। इतना समझने में किसी को दिक्कत? तो और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है, जिसका विद्युत वाहक बल हमको ज्ञात करना है उसका जो है विद्युत वाहक बल संचायक सेल के विद्युत वाहक बल से कम होना चाहिए। जिसका विद्युत वाहक बल हमको ज्ञात करना है उसका जो है विद्युत वाहक बल संचायक सेल के विद्युत वाहक बल से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो विभव मापी काम नहीं करेगा।
इतना समझने में किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत? ये फिगर पूरी तरह से समझ में आ गया। अब इसी चीज़ को, जो चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि बना हुआ है, उसी चीज़ को लिखना है बनावट में, क्योंकि ये 5 नंबर में आपको क्वेश्चन देगा। तो ऐसे जो है परिभाषा लिख करके, ये फिगर बना करके आपको 5 नंबर नहीं मिलेगा। इसका आपको बनावट लिखना होगा। उसके बाद अज्ञात विद्युत वाहक बल का मान निकालना होगा। उसके साथ में 2 उपयोग भी लिखना होगा, तभी आपको 5 नंबर दिया जाएगा। क्लियर? तो चलिए इसका बनावट लिखते हैं। इसी चीज़ को लिखेंगे, जो चीज़ हम अभी बोले इसी चीज़ को जो है लिखना है। ठीक है, तो चलिए अब इसका बनावट को लिखते हैं। चलो अब इसका बनावट देख लेते हैं। जो चीज़ यहाँ पर बोले वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं। उपरोक्त चित्र में, चूँकि आप लोग कॉपी में इसके नीचे लिखिएगा, उपरोक्त चित्र में एक समान अनुप्रस्थ काट वाले एक तार AB है। उपरोक्त चित्र में एक समान अनुप्रस्थ काट वाले एक तार AB है, जिसका कुल प्रतिरोध कैपिटल R, जिसका कुल प्रतिरोध कैपिटल R और एक एकांक लंबाई, एकांक लंबाई का प्रतिरोध स्मॉल r, एकांक लंबाई का प्रतिरोध स्मॉल r है। तार का सिरा A, तार का सिरा A विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन, विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन वाले संचायक सेल के धन ध्रुव से, तार का सिरा A विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन वाले संचायक सेल के धन ध्रुव से तथा दूसरा सिरा B कुंजी स्विच को हिंदी में बोलते हैं कुंजी। इसको क्या बोलते हैं? कुंजी और धारा नियंत्रक के साथ संचायक सेल के ऋण ध्रुव से, कुंजी और धारा नियंत्रक के साथ संचायक सेल के ऋण ध्रुव से जोड़ा जाता है। यहाँ तक हो गया, ये पूरा कंप्लीट हो गया ऊपर वाला। क्लियर? तो इसमें कुछ नहीं है बनावट में। चलो एक बार देख लेते हैं कि सबसे पहले उपरोक्त चित्र में एक समान अनुप्रस्थ काट वाले तार AB है, जिसका एक सिरा A एप्सिलॉन विद्युत वाहक बल वाले संचायक सेल के धन ध्रुव से तथा उसके बाद दूसरा सिरा B कुंजी या स्विच और धारा नियंत्रक के साथ संचायक सेल के ऋण ध्रुव से जोड़ा जाता है। यही चीज़ लिखा हुआ यहाँ तक। तो ये पूरा जो है ऊपर में हम लोग लिख लिए। उसके बाद देखो, अब यहाँ पर धारा नियंत्रक का प्रतिरोध है RH। ये जो RH लिखा हुआ है ये क्या है? धारा नियंत्रक का प्रतिरोध है। ठीक है, उसके बाद अब लिखेंगे नीचे वाले का। तो यहाँ पर देखो, एक अन्य सेल ये वाला अज्ञात वाला सेल जिसका विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, मतलब जिसका विद्युत वाहक बल हमको निकालना है, का धन ध्रुव तार के बिंदु A से जोड़ा जाता है। इसका धन ध्रुव किससे जोड़ेंगे? A से, धन धनाधन, तो इसका भी पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव, धन ध्रुव से जोड़ा जाता है। तथा ऋण ध्रुव जो है, ऋण ध्रुव गैल्वेनोमीटर के साथ जौकी J से संबंधित किया जाता है। गैल्वेनोमीटर G के द्वारा जौकी J से जोड़ा जाता है और जौकी को जो है आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। या इतना जो है, जो चीज़ यहाँ पर है वही चीज़ लिखा हुआ है, इसी को बोलते हैं बनावट। क्लियर? इसको क्या बोलेंगे? बनावट। अब यहाँ पर हमको निकालना है किसका मान? एप्सिलॉन डैश का मान निकालना है कि ये मान कितना होगा। अब यहाँ पर ये मान कैसे निकलेगा, अब यहाँ पर इसके आगे देखेंगे। अगर यहाँ पर पहले जो है इसको कॉपी कर ले, उसके बाद जो है हम बात करेंगे इसका एप्सिलॉन डैश का मान निकालेंगे, उसके बाद इसका उपयोग लिखाएंगे, तब जा कर के ये कंप्लीट होगा। चलो इसको पहले कॉपी करो।
चलो अब जो है ये एप्सिलॉन डैश का मान निकालना है कि वो कैसे निकलेगा। तो क्रियाविधि तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, इसको देखो, इसमें जो है संचायक सेल है, ये पूरा पथ कंप्लीट है। अगर स्विच को ऑन कर देंगे तो इसमें धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो धारा प्रवाहित, चूँकि प्लस से धन ध्रुव से निकलता है धारा, तो इसका धारा का डायरेक्शन ये होगा। तो ये आई का मान होगा कितना, वो सबसे पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इसमें प्राथमिक परिपथ में विद्युत वाहक बल संचायक सेल का है कैपिटल एप्सिलॉन। उसके बाद जो है ये तार AB का प्रतिरोध है कैपिटल R, और एक धारा नियंत्रक का प्रतिरोध है RH, और इसमें जो है प्रतिरोध है ही नहीं। तो इसमें जो है धारा नियंत्रक का प्रतिरोध और तार AB का प्रतिरोध, चूँकि ये जुड़ा हुआ है किसमें, श्रेणी क्रम में। किसमें जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों प्रतिरोध क्या होगा, जुट जाएगा। तो जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि तार का प्रतिरोध कैपिटल प्रतिरोध बराबर है कैपिटल R, और कैपिटल R बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल l, और क्या स्मॉल l और स्मॉल r। ठीक है, उसके बाद जो है धारा नियंत्रक का प्रतिरोध RH है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे किरचॉफ वोल्टेज के नियम से। किरचॉफ वोल्टेज के नियम से क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो माइनस से प्लस जाएंगे तो एप्सिलॉन का मान प्लस लेंगे, एप्सिलॉन का मान प्लस लेंगे। धारा का डायरेक्शन और जाने का डायरेक्शन अगर सेम होगा तो विभवांतर निगेटिव लिया जाता है। तो जाने की दिशा और धारा की दिशा समान है, तो माइनस IR हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जाने धारा का डायरेक्शन इधर होगा, जाने की भी डायरेक्शन इधर है। जाने का डायरेक्शन हम फिक्स कर दिए एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस IRH बराबर 0। यहाँ से एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा IR प्लस RH। तो यहाँ से I का मान क्या निकल गया, एप्सिलॉन बटे R प्लस RH। ये समीकरण फर्स्ट। यहाँ तक किसी को दिक्कत? ये धारा हमको पता चल गया कि हम इसमें जो धारा प्रवाहित हो रहा है कितना हो रहा है, एप्सिलॉन बटे R प्लस RH। ये तुमको दिया हुआ रहेगा, ये भी दिया हुआ रहेगा, ये भी दिया हुआ रहेगा, तीनों जो है मान दिया हुआ रहता है। क्लियर? अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, देखो अगला स्टेप कि इसको जो है चौकी को खिसका कर, इसको चौकी को आगे पीछे खिसकाएंगे। ठीक है, आगे पीछे खिसकाएंगे जहाँ पर इसमें धारा जो है शून्य दिखाई देना शुरू कर दे। जहाँ पर धारा क्या, इसमें विक्षेप मतलब इसमें धारा प्रवाहित हो ही ना, उस समय जो है इसको कस देंगे। यहाँ पर जहाँ पर इसका जो है धारा मापी का, इसका मतलब विक्षेप जहाँ पर शून्य हो जाए वहाँ पर चौकी को क्या करेंगे, कस देंगे। और ये लंबाई हम मेजर कर लेंगे, जो कि हम मेजर किए हैं वो क्या है, L डैश, वो क्या है, L डैश। अब यहाँ पर लिख देंगे पहले। अब यदि चौकी को खिसकाकर आगे पीछे इस तरह से किया जाता है कि, इस तरह से किया जाता है कि गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य हो, अर्थात A और J के बीच
विभवांतर, वहाँ से यहाँ पर लिखते हैं अज्ञात विद्युत वाहक बल के बराबर हो। अज्ञात विद्युत वाहक बल के बराबर हो। तो अब यहाँ पर देखो, अज्ञात विद्युत वाहक बल का जो है, विद्युत वाहक बल कितना है, एप्सिलॉन डैश है। और ए और जे के बीच जो है विभवांतर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ए और जे के बीच प्रतिरोध निकालेंगे। प्रतिरोध कैसे निकालेंगे? क्योंकि एकांक लंबाई का प्रतिरोध है स्मॉल आर। एकांक लंबाई का प्रतिरोध क्या है? स्मॉल आर है। तो एल डैश लंबाई का कितना हो जाएगा? एल डैश इंटू आर। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रतिरोध कितना हो जाएगा। चलो पहले सबसे पहले ए और ए जे का प्रतिरोध लिखते हैं। प्रतिरोध कितना है? एल डैश इंटू स्मॉल आर हो जाएगा। तो अब जो है, अब एप्सिलॉन डैश बराबर क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन डैश के बराबर क्या हो जाएगा? इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है आई, और यहाँ से यहाँ तक का प्रतिरोध है एल डैश आर। तो यहाँ पर आई इंटू इसका प्रतिरोध से गुना कर देंगे तो ए और जे के बीच का विभवांतर नहीं निकल जाएगा? क्या कि V बराबर आई होता है, V बराबर आई आर होता है ओम के नियम से। तो एप्सिलॉन डैश बराबर क्या हो जाएगा? आई एल डैश आर हो जाएगा। तो यहाँ से जो है ये एल डैश पता है, आई पता है, आर पता है। आई का मान यहाँ से निकालेंगे, आई का मान समीकरण 1 से निकालेंगे, तो यहाँ से एप्सिलॉन डैश का मान निकल जाएगा। ये तीनों जो है दिया हुआ रहता है, इससे जो है हम अज्ञात विद्युत वाहक बल निकाल सकते हैं। क्लियर? यहाँ तक किसी को दिक्कत समझने में? यही हमको अज्ञात विद्युत वाहक बल का मान निकालना होता है। किससे? विभव मापी से। क्लियर? अब इसका जो है एक स्पेशल केस देख लेते हैं। नहीं तो स्पेशल केस नहीं, ऐसे लिखो, यदि दो सेल जिसका विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 है तथा L1 और L2 पर जो कि तथा क्रमशः लिखो, क्रमशः L1 और L2 पर जो कि स्पर्श करने पर गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य देता है। अब यहाँ पर देखो ये क्या लिखे कि अगर एप्सिलॉन डैश के जगह पर एप्सिलॉन 1 का विद्युत वाहक बल अज्ञात का हमको यहाँ पर रख दिए, तो उसका जो है उसका विद्युत वाहक बल इस फॉर्मूला से क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन 1 बराबर आई एल डैश की जगह पर क्या हो जाएगा? L1 और इसके जगह पर R हो जाएगा। इसको समीकरण 3 मान लेंगे। उसी तरह दूसरा के लिए उसको हटा के दूसरा लगाएंगे तो एप्सिलॉन 2 बराबर आई L2 R हो जाएगा, समीकरण 4। और इन दोनों का जब अनुपात कर देंगे तो एप्सिलॉन 1 बटे एप्सिलॉन 2 बराबर आई L1 R बटे आई L2 R। R कैंसिल, आई कैंसिल, तो यहाँ से एप्सिलॉन 1 बटा एप्सिलॉन 2 बराबर L1 बटा L2 हो गया। तो इससे क्या पता चला कि दो सेल के विद्युत वाहक बल की तुलना, इससे क्या पता चला? दो सेल के विद्युत वाहक बल की तुलना। तो इससे जो है
दो विद्युत वाहक बल की तुलना भी करेंगे और इसका जो है किसी अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल भी ज्ञात करेंगे। तो ये जो है विभव मापी का दो उपयोग हो जाएगा। क्लियर? पहले इसको लिखो, उसके बाद जो है इसका हम उपयोग लिखाएंगे। चलो इसको लिखो। लिख लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं विभव मापी का उपयोग। तो पहला उपयोग है इसका, किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना। दूसरा, दो सेलों के विद्युत वाहक बल, दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करना। और एक होता है किसी सेल का, मतलब सेल का जो है आंतरिक प्रतिरोध होता है, उससे भी निकाल सकते हैं। किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। ये तीनों जो है विभव मापी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका विभव मापी का उपयोग इस तीनों को निकालने में जो है इसका उपयोग किया जाता है। और ये जो है 2 मार्क्स में पूछा भी जाता है बिहार बोर्ड में। ये बिहार बोर्ड में जो है, बिहार बोर्ड में 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता भी है। सिर्फ इतना सा, इतना लिख देगा 2 मार्क्स। ठीक है, तो इसको जो है अच्छे से कॉपी कर लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया हो तो इसको फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।